अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं रेट्रो ट्रांसपोज़ोन्स को। तो पहले हम देख लेते हैं कि ट्रांसपोज़ोन्स क्या होते हैं। ट्रांसपोज़ोन्स को हम इन सिंपल वर्ड जंपिंग जीन्स भी बोलते हैं। ऐसे जीन्स जो कि एक जीनोमिक साइट से किसी दूसरी जीनोमिक साइट तक मूव कर सकते हैं, ठीक है। इनका दूसरा नाम ट्रांसपोजेबल एलिमेंट्स भी है। और इस प्रोसेस को जिसमें एक जीन जो है वो एक जीनोमिक साइट से किसी दूसरी जीनोमिक साइट तक मूव होता है, इसे हम बोलते हैं ट्रांसपोजिशन। अब जो हमारे पास रेट्रो ट्रांसपोज़ोन्स हैं, इसके अंदर क्या होता है कि जो हमारे पास जेनेटिक कंपोनेंट है वो पहले कन्वर्ट होता है आरएनए में, और वो आरएनए अगेन कन्वर्ट होता है डीएनए में, और वो जो डीएनए है फिर उसकी ट्रांसपोजिशन होती है, ठीक है। तो सिंपल हम इसकी डेफिनेशन कैसे करेंगे कि जेनेटिक कंपोनेंट डैट कॉपी एंड पेस्ट देमसेल्फ, जो खुद को कॉपी करेगा और पेस्ट करेगा इनटू डिफरेंट जीनोमिक लोकेशंस पे बाय कन्वर्टिंग आरएनए को कन्वर्ट करके बैक इनटू डीएनए, आरएनए को कन्वर्ट करेगा रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन के ज़रिए डीएनए में, और उस डीएनए को फिर वो दूसरी जीनोमिक साइट पर जाकर पेस्ट कर देगा, ठीक है। इन सिंपल अगर हम इसकी डायग्राम देखें तो ये हमारे पास डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है और इसके पास ये ट्रांसपोज़ोन प्रेजेंट है, ठीक है। अब ये जो ट्रांसपोज़ोन है ये ट्रांसक्रिप्शन करेगा और ट्रांसक्रिप्शन से बना देगा आरएनए, ठीक है। अब ये जो आरएनए है इससे हमारे पास डिफरेंट किस्म की प्रोटीन्स जो हैं उनकी सिंथेसिस होगी, ठीक है, ट्रांसलेशन के ज़रिए। अब उन प्रोटीन्स में हमारे पास रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज जो एंजाइम बेसिकली वो इन नेचर प्रोटीन ही होता है। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज के ज़रिए जो हमारे पास आरएनए है वो अगेन किस में कन्वर्ट होगा, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए के अंदर, ठीक है। अब ये जो हमारे पास डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है वो होस्ट डीएनए के अंदर हो जाएगा, इंटीग्रेट हो जाएगा थ्रू इंटीग्रेज एंजाइम, ठीक है। तो इस तरह हमारे पास डीएनए का एक सेगमेंट जो है वो किसी दूसरे डीएनए के पास किसी और जीनोमिक साइट के पास आकर इंटीग्रेट हो गया। तो ये हमारे पास होती है रेट्रो ट्रांसपोजिशन का सिंपल सा प्रोसेस है। अब हमने रेट्रो ट्रांसपोज़ोन्स की डिफरेंट ग्रुप्स हैं उनको स्टडी करना है, और ये जो ग्रुप्स होते हैं वो ऑन दी बेसिस ऑफ रेप्लिकेशन या फिर उनका जो ट्रांसपोजिशन का प्रोसेस है उसकी बेस पर है। तो हमारे पास दो ग्रुप्स हैं इसके रेट्रो ट्रांसपोज़ोन्स के। पहले हमारे पास है LTR कंटेनिंग रेट्रो ट्रांसपोज़ोन्स और दूसरे हैं नॉन LTR रेट्रो ट्रांसपोज़ोन्स। जो LTR कंटेनिंग रेट्रो ट्रांसपोज़ोन्स हैं ये इनका दूसरा नाम वायरल रेट्रो ट्रांसपोज़ोन्स भी है, क्योंकि ये रेट्रो वायरसेस जो होते हैं उनसे रिजेम्बलेंस रखते हैं, ठीक है। दूसरी बात, ये ऑटोनोमस रेट्रो ट्रांसपोज़ोन्स हैं, मतलब ऐसे ट्रांसपोज़ोन्स हैं जो कि अपनी ट्रांसपोजिशन के लिए रिक्वायर्ड प्रोटीन्स खुद तैयार कर सकते हैं, ठीक है। इसकी एग्जांपल हमारे पास है रेट्रो ट्रांसपोज़ोन्स प्रेजेंट इन ड्रोसोफिला मेलानोजेस्टर। ड्रोसोफिला मेलानोजेस्टर फ्रूट फ्लाई का साइंटिफिक नेम है। उसके पास रेट्रो ट्रांसपोज़ोन्स प्रेजेंट होते हैं जिन्हें हम कोपिया कहते हैं। ये कोपियस क्वांटिटी में, मतलब अबंडेंट सप्लाई होती है इनकी, और ये फ्रूट फ्लाई का तकरीबन 1% जीनोम बनाते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल हमारे पास है सैक्रोमाइसिस सेरेविसी, ये यीस्ट का साइंटिफिक नेम है, और उसके पास रेट्रो ट्रांसपोज़ोन्स होते हैं, उन्हें हम बोलते हैं ट्रांसपोज़ोन यीस्ट, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास जो सेकंड ग्रुप है इसका नॉन LTR रेट्रो ट्रांसपोज़ोन्स, इन्हें हम नॉन वायरल रेट्रो ट्रांसपोज़ोन्स भी बोलते हैं, क्योंकि इनके पास LTR मतलब लॉन्ग टर्मिनल रिपीट्स प्रेजेंट नहीं होते, ठीक है। अब आगे इसके दो क्लासेस हैं, एक है शॉर्ट इंटरस्पर्स्ड एलिमेंट्स जिन्हें हम साइंस भी बोलते हैं, और दूसरी क्लास है लॉन्ग इंटरस्पर्स्ड एलिमेंट्स जिन्हें लाइंस बोलते हैं। जो लॉन्ग इंटरस्पर्स्ड एलिमेंट्स होते हैं ये ऑटोनोमस होते हैं, मतलब ये भी अपनी ट्रांसपोजिशन खुद कर सकते हैं। लेकिन जो शॉर्ट इंटरस्पर्स्ड एलिमेंट्स होते हैं ये नॉन ऑटोनोमस होते हैं, इन्हें अपनी ट्रांसपोजिशन के लिए जो प्रोटीन्स और एंजाइम्स रिक्वायर होते हैं ये किसी दूसरे एलिमेंट से लेते हैं, मतलब ये डिपेंडेंट होते हैं। प्रोबेबली ये जो लाइंस होते हैं उन पर डिपेंडेंट होते हैं, और जो लाइंस अपनी प्रोटीन्स और एंजाइम्स तैयार करते हैं उनको ये यूज़ करते हैं ट्रांसपोजिशन के लिए। अब पहले हम डिस्कस कर लेते हैं LTR कंटेनिंग रेट्रो ट्रांसपोज़ोन्स को। तो अगर हम इसका स्ट्रक्चर देखें तो यहाँ पर हमारे पास वायरल RNA उसका स्ट्रक्चर मौजूद है जिसके पास LTR प्रेजेंट होते हैं। इसके 5 प्राइम एंड और 3 प्राइम एंड दोनों एंड्स पर हमारे पास LTR प्रेजेंट है, ठीक है, मतलब लॉन्ग टर्मिनल रिपीट्स। और इसके सेंटर में मिडल एरिया में हमारे पास मौजूद हैं कुछ स्ट्रक्चरल और फंक्शनल जीन्स। पहले हमारे पास है गैग जीन जो कि कैप्सिड और न्यूक्लियोकैप्सिड प्रोटीन्स को तैयार करता है, ठीक है।
और जो हमारे पास पोल जीन है ये प्रोटीएज एंजाइम को, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज को, आरएनएज, एच एंजाइम और इंटीग्रेज एंजाइम, ये एंजाइम्स को तैयार करता है। और नेक्स्ट हमारे पास है ये पॉलीप्यूरिन ट्रैक्ट। इसके पास हमारे पास प्यूरिन्स में हमारे पास एडेनिन और गवानिन न्यूक्लियोटाइड्स हैं वो आते हैं, तो यहाँ पर वो अबंडेंटली प्रेजेंट होंगे, ठीक है। और ये हमारे पास LTR है। अब जो हमारे पास ट्रांसपोजोन यीस्ट है, मतलब यीस्ट हमारे पास क्या है, एक यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है, उसके जेनेटिक मटेरियल के अंदर ट्रांसपोजोन यीस्ट प्रेजेंट है, ठीक है, जिसे हम TY1 एलिमेंट भी बोलते हैं। इस TY1 एलिमेंट के पास TYB जीन मौजूद होता है। ये जो जीन है ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम को तैयार करता है। ये जो हमारे पास रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज है, इसके अंदर जो अमाइनो एसिड की सीक्वेंस होती है वो रिजेम्बलेंस रखती है उस रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज से जो कि पोल जीन बनाता है, जो कि वायरल RNA के अंदर मौजूद होता है, ठीक है। अब अगर हम इसका साइकिल देखें कि ये कैसे ट्रांसपोजिशन होती है, तो ये हमारे पास यीस्ट है, उसका न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में क्रोमोसोमल DNA मौजूद है। ये जो इसका जेनेटिक मटेरियल है, इसमें यहाँ पर फर्ज कर लें कि हमारे पास जो ट्रांसपोजोन यीस्ट है वो प्रेजेंट है, ठीक है। अब ये जो ट्रांसपोजोन यीस्ट या TY1 एलिमेंट है ये पहले क्या तैयार करेगा, RNA को, ठीक है, मैसेंजर RNA तैयार करेगा जो कि न्यूक्लियस से ट्रांसलोकेट होकर आ जाएगा साइटोप्लाज्म में। साइटोप्लाज्म में आकर वो करेगा ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन में क्या होता है, प्रोटीन की सिंथेसिस होती है। अब यहाँ पर डिफरेंट प्रोटीन्स बनेंगी जो कि ट्रांसपोजिशन के लिए ज़रूरी हैं, ठीक है। इसमें हमारे पास इंटीग्रेज, प्रोटीएज, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, RNAs, एच प्रोटीन्स हैं वो बनेंगी, ठीक है। उसके बाद हमारे पास गैग जीन जो होता है उससे कैप्सिड प्रोटीन और न्यूक्लियोकैप्सिड प्रोटीन बनेगी, ठीक है। और ये वायरस लाइक पार्टिकल बनाते हैं। वायरस लाइक पार्टिकल मतलब जैसे हमारे पास रेट्रोवायरस होता है, उसमें कैप्सिड होता है और उसके अंदर जीनोम प्रेजेंट होता है और उसके अराउंड इन्वेलप होता है, ठीक है। इसी तरह हमारे पास जो यहाँ पर प्रोटीन्स बनती हैं वो क्या करती हैं कि कैप्सिड बनाती हैं और उसके अंदर ये जो मैसेंजर RNA है इससे तैयार होता है कॉम्प्लीमेंट्री DNA, वो प्रेजेंट होता है। और जो ये फंक्शनल प्रोटीन्स हैं ये इसके अंदर हो जाएंगी इनकॉर्पोरेट। अब ये जो हमारे पास इंटीग्रेज एंजाइम है, इसके पास वो इंटीग्रेज एंजाइम यूज़ होगा इस कॉम्प्लीमेंट्री DNA को इंटीग्रेट करने के लिए इस न्यूक्लियस में मौजूद किसी और जीनोमिक साइट पर। अब ये जो हमारे पास न्यूक्लियस है इसके अंदर जो जेनेटिक मटेरियल है, पहले हमारे पास जो ट्रांसपोजोन यीस्ट था वो इस साइट पर प्रेजेंट था, इस जीनोमिक साइट पर, लेकिन आफ्टर इंटीग्रेशन वो किसी और जीनोमिक साइट पर जाकर हो जाएगा इनकॉर्पोरेट, ठीक है। तो इसकी एग्जांपल हमारे पास है ह्यूमन एंडोजीनस रेट्रोवायरसेस, जो कि हमारे ह्यूमन जीनोम का 1 से 2% बनाते हैं और इनके पास इन्वेलप जीन मौजूद नहीं होता, ठीक है। अब ये हमारे पास सिंपल मॉडल है TY एलिमेंट के ट्रांसपोजिशन का। इसमें आप देखें ये हमें प्रपोज किया था फिंक और उसके कोलीग्स ने। उसने क्या किया, सबसे पहले लिए TY एलिमेंट्स, ठीक है, TY एलिमेंट्स लिए और TY एलिमेंट्स के अंदर कुछ एक्स्ट्रा न्यूक्लियोटाइड की सीक्वेंस मतलब इंट्रॉन्स को कर दिया इंसर्ट, ठीक है। जब उसने इंट्रॉन्स को इंसर्ट कर दिया TY एलिमेंट के अंदर, उसके बाद इसने TY एलिमेंट की ट्रांसपोजिशन करवाई होस्ट DNA में, ठीक है। इस होस्ट DNA में जब ये TY एलिमेंट आ गया तो इस TY एलिमेंट से ट्रांसक्रिप्शन के ज़रिए ट्रांसक्रिप्शन हुई और ट्रांसक्रिप्शन के ज़रिए हमारे पास RNA बना और उस RNA के पास इंट्रॉन अभी भी प्रेजेंट था। अब ये जो RNA है हमें पता है ट्रांसक्रिप्शन के बाद जो पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन होती है उसमें स्प्लाइसिंग होती है और स्प्लाइसिंग के नतीजे में जो इंट्रॉन या जितने भी एक्स्ट्रा न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं उनको रिमूव कर दिया जाता है। अब यहाँ से जो इंट्रॉन था वो तो रिमूव हो गया और ये हमारे पास प्रोसेस्ड RNA है वो बन गया। अब ये जो प्रोसेस्ड RNA है इसने क्या किया, इसने जितनी भी प्रोटीन्स या एंजाइम्स रिक्वायर होते हैं ट्रांसपोजिशन के लिए उनकी सिंथेसिस करवाई, जैसे प्रोटीएज एंजाइम, इंटीग्रेज एंजाइम, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम, RNAs, एच एंजाइम, ये सारे एंजाइम्स जो थे इस RNA ने तैयार किए, ठीक है। और इसके बाद क्या हुआ, ये जो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज था उसको यूज़ करते हुए जो RNA था उसने डबल स्ट्रैंडेड DNA बनाया, ठीक है। और ये जो हमारे पास डबल स्ट्रैंडेड DNA था उसको अगेन होस्ट DNA में किसी दूसरी साइट पर जाकर क्या कर दिया, इंटीग्रेट करवा दिया इंटीग्रेज एंजाइम के ज़रिए, ठीक है। तो ये हमारे पास एक सिंपल मॉडल था TY एलिमेंट की ट्रांसपोजिशन का।
अब नेक्स्ट हमारे पास है नॉन LTR रेट्रो ट्रांसपोजोन्स। इसके नाम से ही जाहिर है ये जो रेट्रो ट्रांसपोजोन्स हैं इनके पास LTR मतलब लॉन्ग टर्मिनल रिपीट्स प्रेजेंट नहीं होंगे। अगर हम इसके स्ट्रक्चर को देखें तो हमें यहाँ भी शो हो रहा है कि इसके दोनों साइड्स पर LTR प्रेजेंट नहीं है बल्कि अनट्रांसलेटेड रीजन्स प्रेजेंट हैं। 5' एंड पर 5' UTR प्रेजेंट है और 3' साइड पर 3' UTR प्रेजेंट है। ठीक है, इसके अलावा इसके पास दो जीन्स प्रेजेंट हैं ORF1 जिसे हम बोलते हैं ओपन रीडिंग फ्रेम 1 और दूसरा हमारे पास है ओपन रीडिंग फ्रेम 2। जो ओपन रीडिंग फ्रेम 1 है वो RNA बाइंडिंग प्रोटीन P40 की सिंथेसिस करता है और जो ORF2 है ये दो इंजाइम्स बनाता है, एक है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज और दूसरा है एंडोन्यूक्लिएज। अब इसकी जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं ये इसके ट्रांसपोजिशन में हेल्प करती हैं। ठीक है, इसके अलावा इसके 5' एंड पर डायरेक्ट रिपीट्स प्रेजेंट होते हैं। डायरेक्ट रिपीट्स DNA की ऐसी सीक्वेंसेस होती हैं जो कि मल्टीपल कॉपीज़ में प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, अब हम इसके चलते हैं मैकेनिज्म की तरफ कि कैसे ये ट्रांसपोजिशन करता है। फर्स्ट हमारे पास प्रेजेंट है L1 एलिमेंट, ठीक है, जिसके पास ORF1 और ORF2 जीन्स प्रेजेंट हैं। अब इसकी जब ट्रांसक्रिप्शन होगी तो ट्रांसक्रिप्शन के नतीजे में मैसेंजर RNA बनेगा। ठीक है, इस मैसेंजर RNA की 3' साइड पर हमारे पास पोली A मौजूद होगा, मतलब यहाँ पर जो एडिनिन है वो अबंडेंटली प्रेजेंट होगा। ठीक है, अब ये जो हमारे पास मैसेंजर RNA है जब इसकी ट्रांसलेशन होगी तो उसके नतीजे में प्रोटीन्स बनेंगी जिसकी ये कोडिंग करता है। जैसे RF1 है, इसे हमने देखा था कि ये RNA बाइंडिंग प्रोटीन P40 बनाता है। ठीक है, और जो ORF2 है ये एंडोन्यूक्लिएज और रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज का बनाएगा। अब इस मैसेंजर RNA की जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं वो इसी मैसेंजर RNA के साथ अटैच हो जाएंगी। ये P40 अटैच हो जाएगा, यहाँ पर ORF2 की प्रोडक्ट्स एंडोन्यूक्लिएज और रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज अटैच हो जाएंगे। अब इसे हम बोलेंगे RNP। नेक्स्ट हमारे पास क्या होगा, जो DNA, ये हमारे पास DNA का डबल स्टैंड है। ठीक है, जो टारगेट DNA, इसकी टारगेट साइड पर जाकर इस मैसेंजर RNA की जो प्रोडक्ट है एंडोन्यूक्लिएज वहाँ पर कट लगाएगी। अब वो कट कैसे लगाएगी, अब ये देखें, ये जो हमारे पास RNP है इसके पास पोली A साइट मौजूद है। अब जो हमारे पास एडेनिन है वो थाइमिन के साथ पेयरिंग करता है, तो इस टारगेट DNA में जहाँ पर जो T न्यूक्लियोटाइड है वो अबंडेंटली प्रेजेंट होगा, ये वहाँ पर जाकर कट लगाएगा। ठीक है, तो ये जो हमारे पास DNA की साइड जहाँ पर T जो है वो अबंडेंटली प्रेजेंट था वहाँ पर जाकर इसने कट लगाया। ठीक है, अब यहाँ से कट लग गया। अब इसके बाद क्या होगा, जो हमारे पास ये L1 एलिमेंट है इसके पास जो पोली A मौजूद था वो इसके साथ कर लेगा पेयरिंग, इस T के साथ कर लेगा पेयरिंग। ठीक है, अब ये जो हमारे पास RNA है ये एज ए टेम्पलेट काम करेगा और इसको एज ए टेम्पलेट यूज़ करते हुए DNA का स्ट्रैंड बन जाएगा और यहाँ से जो RNA है ये क्या हो जाएगा, डिसइंटीग्रेट हो जाएगा। ठीक है, अभी जो हमारे पास DNA का एक स्ट्रैंड बना है इसको एज ए टेम्पलेट यूज़ करते हुए यहाँ पर DNA का दूसरा स्ट्रैंड भी बन जाएगा। ठीक है, और ये जब इसके दोनों स्ट्रैंड्स बन जाएंगे तो ये यहाँ पर इनकॉर्पोरेट हो जाएंगे। तो इस तरह हमारे पास क्या हुआ है कि जो मैसेंजर RNA है पहले उससे DNA के दोनों स्ट्रैंड्स बने हैं और फिर उनकी क्या हुई है, वहाँ पर लाइगेशन या फिर इंटीग्रेशन हो गई है। ठीक है, अब ये हमारे पास सारे स्टेप्स हैं जो कि हमने इस डायग्राम के अंदर देख लिए हैं। नेक्स्ट हमारे पास कुछ पॉइंट्स हैं। अबाउट 17% ऑफ ह्यूमन जीनोम कंटेन L1। जो ह्यूमन जीनोम का 17% है उसके पास L1 एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं। अगर हम इस 17% को 100% मानें, मतलब जो L1 एलिमेंट्स हैं वो 100% है, तो उसमें से जो 97% हैं वो डिफेक्टिव होते हैं, वो ट्रांसपोजिशन नहीं कर सकते, इसलिए हम इसे जंक DNA भी बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है साइंस शॉर्ट इंटरस्पर्स्ड रेट्रो ट्रांसपोजोन्स जो कि नॉन LTR रेट्रो ट्रांसपोजोन्स के मेंबर हैं। इन्हें हम नॉन ऑटोनोमस रेट्रो ट्रांसपोजोन्स भी कहते हैं क्योंकि ये अपनी प्रोटीन्स को तैयार नहीं कर सकते जो कि ट्रांसपोजिशन के लिए ज़रूरी होती हैं। ये डिपेंड करते हैं दूसरे एलिमेंट्स पर, लाइक लाइंस पर डिपेंड करते हैं जो इन्हें सप्लाई करती है प्रोटीन्स जो कि ट्रांसपोजिशन के लिए ज़रूरी होती हैं। अब जो हमारे पास एग्जांपल है साइंस की उसमें ALU एलिमेंट्स हैं जो कि ह्यूमन जीनोम में प्रेजेंट होते हैं और ये नॉन ऑटोनोमस रेट्रो ट्रांसपोजोन्स हैं। अब ये जो हमारे पास ALU एलिमेंट्स होते हैं इनके पास एक जीन होता है ALUI। अब ये जो ALUI जीन है ये एक ऐसा एंजाइम तैयार करता है जो कि AGCT सीक्वेंस को रिकग्नाइज कर सकता है। ठीक है, ये जो ALU एलिमेंट्स है ये 300 बेस पेयर लॉन्ग होते हैं और ह्यूमन जीनोम के अंदर इसकी तकरीबन 1 मिलियन कॉपीज़ प्रेजेंट होती हैं
और ये मोर सक्सेसफुल होते हैं लाइंस की निस्बत। अब ऐसा क्यों है कि ये लाइंस की निस्बत ज़्यादा सक्सेसफुल होते हैं, हालांकि इनके पास तो वो प्रोटीन्स भी नहीं होती जो कि ट्रांसपोजिशन के लिए ज़रूरी हैं और ये लाइंस पर डिपेंड भी करते हैं। तो इसकी रीज़न क्या है? इसकी रीज़न अब हम देखते हैं। देखिए, हमारे पास जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो दो तरह के होते हैं। एक होते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और एक स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसमें क्या होता है कि जो उसकी सरफेस होती है वहाँ पर राइबोसोम्स अटैच होते हैं। ये राइबोसोम्स अटैच होते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर, और जो राइबोसोम्स है हमें पता है कि ये प्रोटीन सिंथेसिस करवाते हैं। तो हम कह देते हैं कि जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करते हैं। ठीक है, अब ये जो हमारे पास राइबोसोम्स हैं इनकी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर अटैचमेंट होती है सिग्नल रिकग्निशन पार्टिकल प्रोटीन की वजह से। अब ये जो सिग्नल रिकग्निशन पार्टिकल प्रोटीन है इसका एक इम्पोर्टेंट पार्ट है S7L RNA। जो हमारे पास ALU एलिमेंट है उसके पास एक डोमेन मौजूद होती है, वो इस 7SL RNA से रिजेम्बलेंस रखती है। ठीक है, अब बाज़ात ऐसे होता है कि जो SRP है वो बाइंड कर जाता है ALU एलिमेंट के साथ। ठीक है, जब ये ALU एलिमेंट के साथ अटैच हो जाएगा और वो राइबोसोम को लेकर जाएगा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास, तो वहाँ पर लाइन RNA जो है उसकी ट्रांसलेशन हो रही होती है। अब लाइन RNA की जब ट्रांसलेशन होगी तो वहाँ पर इंजाइम्स बनेंगे, डिफरेंट प्रोटीन्स बनेंगी। अब उन प्रोटीन्स और इंजाइम्स को ALU एलिमेंट RNA जो है वो अपने मकसद के लिए, अपनी ट्रांसपोजिशन के लिए यूज़ कर लेगा और उसकी ट्रांसक्रिप्शन हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास जो साइन है वो फ़ायदा उठाता है अपनी डोमेन की रिजेम्बलेंस की वजह से। अब ये हमारे पास ALU एलिमेंट का स्ट्रक्चर है। इसमें जो इसकी लेफ़्ट साइड है 5 प्राइम एंड वहाँ पर डायरेक्ट रिपीट्स प्रेजेंट होते हैं, और जो इसकी राइट साइड है वहाँ पर जो हमारे पास पोली ए मौजूद होता है, मतलब एडेनिन न्यूक्लियोटाइड जो है वो अबंडेंटली प्रेजेंट होता है। इसके अलावा इसके पास बॉक्स ए और बॉक्स बी होता है जिसके पास RNA पॉलीमरेज 3 प्रोमोटर बाइंडिंग साइट होती है, और इसके मिड ए स्ट्रेच होता है, मतलब यहाँ पर भी एडेनिन न्यूक्लियोटाइड अबंडेंटली प्रेजेंट होता है, और इसके अलावा 31 न्यूक्लियोटाइड्स मौजूद होते हैं। ठीक है, सो गाइज ये था हमारे पास साइंस। इस पूरे टॉपिक में हमने रेट्रो ट्रांसपोजोन्स को डिटेल में स्टडी किया, उसकी डिफरेंट क्लासेस को, ग्रुप्स को देखा और कैसे उनके अंदर रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन होती है, ट्रांसपोजिशन का प्रोसेस क्या होता है उसको देखा है। तो मुझे उम्मीद है आपको ये टॉपिक अच्छे से क्लियर हो गया होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।